आज हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वी नो फ्रॉम हुक्स लॉ दैट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफरेंट केस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। इसी प्रकार वॉल्यूम स्ट्रेन के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बल्क मॉडुलस कहते हैं। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ shearing strain, modulus of elasticity is called modulus of rigidity. So first one is young modulus। जब किसी ऑब्जेक्ट पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में या तो एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में है, तो इस केस में जो यंग मॉडुलस है उसको हम डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी किसी ऑब्जेक्ट के लंबाई के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करने पर उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्रिएट होती है। तो इन दोनों का रेशियो यंग मॉडुलस कहलाता है। अब हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। जब किसी ऑब्जेक्ट के यहाँ पर जैसे वायर है तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यदि ए है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू होगी एफ अपॉन ए। और इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण जो इस वायर की लेंथ में चेंज हुआ है वो डेल्टा एल है। यदि इनिशियल लेंथ इसकी स्मॉल एल है तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे डेल्टा एल अपॉन एल, विच मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। सो यंग मॉडुलस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर इस इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, इससे हम लिख सकते हैं। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। मीन्स एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। इसी प्रकार हम सेकेंड केस लेंगे बल्क मॉडुलस का। पहले वाले केस में यंग मॉडुलस में हमने जो फोर्स है उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि वायर की लेंथ के अलोंग फोर्स अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर बल्क मॉडुलस के केस में जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के वोल सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है, चारों तरफ से वोल सरफेस पर अप्लाई होता है। तो इस कारण से इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, बट इट्स शेप रिमेन्स अनचेंज। तो इस केस में जो बल्क मॉडुलस है वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब हम वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो एफ है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू होगी एफ अपॉन ए, और यहाँ पर इसको हम प्रेशर पी से डिनोट कर सकते हैं। इस वॉल्यूम स्ट्रेस के कारण से जो वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट हुई उसको हम माइनस डेल्टा वी अपॉन वी से डिनोट करेंगे। मीन्स वी यदि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वॉल्यूम है और इस ऑब्जेक्ट पर वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई करने पर इसके वॉल्यूम में जो कमी है वो डेल्टा वी है। यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इस स्ट्रेस को अप्लाई करने पर इसके वॉल्यूम में कमी आती है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अब हम बल्क मॉडुलस के लिए इन दोनों का रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी। तो फाइनली हम इसको ये लिख सकते हैं प्रेशर के टर्म्स में
क्योंकि यदि फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है मीन्स वॉल्यूम स्ट्रेस को हम अप्लाई करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होगा। तो स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम के लिए जो बल्क मॉडुलस है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हम -v/dp/dv। हम यहाँ पर एक और कोफिशिएंट डिफाइन कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इस बल्क मॉडुलस का इन्वर्स होती है। कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1/k। थर्ड केस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसको टेंजेंशियली अप्लाई किया जाए, मीन्स जैसे यहाँ पर है, इसमें इस फेस को अनचेंज रखते हुए यदि जो ऊपर वाला सरफेस है ए बी ए स्मॉल, उस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ये लेंथ है परपेंडिकुलर वो थीटा एंगल से डेविएट हो जाती है। जबकि दोनों परपेंडिकुलर फेस है, इन दोनों के बीच जो लेंथ है वो अनचेंज रहती है, वो स्मॉल एल ही है। तो इस केस में जो स्ट्रेन होगा वो शीयरिंग स्ट्रेन होगा। शीयरिंग स्ट्रेंथ को हम इस एंगल ऑफ डेविएशन से डिनोट करते हैं और दूसरे शब्दों में इसको हम लिख सकते हैं ΔL/L। यहाँ पर ΔL है वो ये डिस्प्लेसमेंट है, बी डैश या ए डैश दोनों ही ΔL है, और इन दोनों फेस के बीच डिस्टेंस है वो L है। तो इस केस में जो शीयरिंग स्ट्रेन है वो हो जाएगा ΔL/L। और इस ऊपरी सरफेस पर, ऊपरी फेस पर जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है वो होगा शीयरिंग स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो तो कैपिटल F है, बट जो एरिया है वो इस फेस का एरिया है, बी ए, कैपिटल AB और स्मॉल ba इस फेस का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस फेस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो F है और इसका एरिया A है, तो शीयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा F/A। तो हम इन दोनों का रेशो लिखेंगे, शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन। ये ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा और इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, मीन्स इसको हम F/A/थीटा से डिनोट करेंगे। तो फाइनली हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, FL/A/ΔL। अब नेक्स्ट है पॉइजन रेशियो। इसमें जब किसी वायर के अलोंग कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो हम देखते हैं कि उस वायर की लेंथ है वो बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ उस वायर का जो डायमीटर है वह कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम यदि उस वायर के अलोंग फोर्स अप्लाई करें, या दूसरे शब्दों में कहें कि उस वायर पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को अप्लाई करें, तो वायर की लेंथ है वो इंक्रीज होती है, साथ ही साथ उसका डायमीटर कम होता है। मीन्स उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्रिएट होती है, साथ ही साथ ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स स्ट्रेन का कंसेप्ट है, so we can define transverse strain. Transverse strain is defined as the relative change in the direction perpendicular to the direction of longitudinal stress। यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसको हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहेंगे। यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं कि इस वायर की जो इनिशियल लेंथ है वो स्मॉल l है, इस पर कैपिटल F फोर्स अप्लाई करने पर इसकी लेंथ में चेंज ΔL है। तो ΔL/L है
वो इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कारण इसका डायमीटर कम हुआ। इनिशियली सपोज इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसका डायमीटर माइनस डेल्टा डी कम हो गया, तो इसमें ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी उत्पन्न हो गई। यदि हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अल्फा से डिनोट करें और ट्रांसवर्स स्ट्रेन है उसको बीटा से डिनोट करें, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम पॉइजन रेशियो कहेंगे। मीन्स पॉइजन रेशियो सिग्मा इक्वल्स टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बीटा अपॉन एल्फा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी जो इनिशियल लेंथ है वायर की वो स्मॉल एल है और कैपिटल और डेल्टा एल इसकी लंबाई में लेंथ में चेंज है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो गया माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। यहाँ पर माइनस डिनोट करता है कि इस वायर के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करने पर इसके डायमीटर में कमी आती है, डिक्रीज होता है डायमीटर। तो यहाँ पर ट्रांसफर स्ट्रेन हो गया माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। अब पॉइजन रेशियो को हम इस तरह लिख सकते हैं, पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू बीटा अपॉन एल्फा। यहाँ पर बीटा और एल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। थैंक यू।